Hello friends, this lesson is going to be from the unit 1 of BA 4 semester syllabus, and the topic is social problems. We will deal with the problem of society and how social problem emerges from society and what kind of problems are in the society. तो हम आज सामाजिक समस्या के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को नोट्स में शेयर करूंगा जिसमें सामाजिक समस्या और उससे जुड़े हुए कंसेप्चुअल जो फ्रेमवर्क हैं वो आपको शेयर किया जाएगा। हम पढ़ेंगे आज सोशल प्रॉब्लम्स। सामाजिक समस्याएं। हमारा समाज निरंतर एक सामाजिक रूपांतरण से गुजरता रहता है। रूपांतरण का मतलब होता है कि ये अपना रूप बदलते रहता है। रूप का रूपांतरण मीन्स रूप बदलना। तो समाज हमारे जो रूप बदलता है और उस रूप के बदलने के प्रति हम अगर वाकिफ हैं तो सामाजिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो हमारा जो समाज है उसी तरह से जैसे हम मिट्टी से पैदा होते हैं, हमारा ये मिट्टी का शरीर है, फिर से मिट्टी ही बन जाता है। उसी तरह से समाज जो है, समाज अपनी समस्याओं को लेकर, समस्या एक सिम्टम की तरह होता है और वो सिम्टम किस चीज का? सामाजिक रूपांतरण का। तो सामाजिक रूपांतरण जो होता है उसको सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। सामाजिक रूपांतरण, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसको हिंदी में बोलेंगे सामाजिक रूपांतरण। ये हमेशा समाज को सामाजिक रूपांतरण, ये हमेशा समाज को एक गति प्रदान करता है, मतलब चेंज होते रहता है। तो कहने का मतलब कि इससे नई नई समस्याएं उत्पन्न होती है। तो हमारे पास सामाजिक समस्या में मुख्यतः दो तरह की समस्याएं हैं। एक होती है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मतलब पहले से समस्या मौजूद है। जो पहले से समस्याएं मौजूद हैं उनको आप सबको पता होगा। जैसे राजस्थान में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी समस्या है चाइल्ड मैरिज की, बाल विवाह। उसके तदुपरांत हम देख सकते हैं कि राजस्थान राज्य में सामाजिक समस्याओं में एक मृत्यु भोज, इसके विरुद्ध राजस्थान में कानून भी बना हुआ है। राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम शायद 1960 या 62 है। मृत्यु भोज, जब हिंदू समाज में किसी की मृत्यु होती है तो अनिवार्य रूप से मालपुआ खिलाना, भोज देना, ऐसी संस्कृति हमारे यहाँ प्रचलित है। लेकिन इससे क्या होता है कि सामाजिक समस्याएं अब किनके लिए है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सामाजिक समस्या तो किनके लिए है? चाइल्ड मैरिज तो किनके लिए है? मृत्यु भोज तो अगर सामाजिक समस्या बन रहा है तो किनके लिए है? इसी तरह से डॉरी, दहेज अगर सामाजिक समस्या बन रहा है तो किनके लिए है? तो सामाजिक समस्याएं जो होती हैं वो हमेशा कमजोर वर्गों के लिए होती है। अगर व्यक्ति अगर वेल्दी है तो डॉरी एक समस्या नहीं है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मृत्यु भोज, अगर व्यक्ति वेल्दी है, उसके पास खास मतलब संपत्ति है, तो वो मृत्यु को भी सेलिब्रेशन की तरह लेता है।
अगर कोई अगर कोई वृद्ध की मृत्यु हुई हो उस केस में, अगर यही केस अगर इन द केस ऑफ इन द केस ऑफ कोई गरीब व्यक्ति है जो अपना जीवन मुश्किल से काट रहा है, तो उसके लिए ये समस्या बन जाएगी। उसी तरह से चाइल्ड मैरिज हम लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया एक त्योहार आता है, तो उस पे बहुत सी शादियाँ होती हैं। और राजस्थान में खासकर मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि उस खास दिन के बाद अधिकतर विद्यार्थी भी, मैं देखा हूँ कि कॉलेज में भी लोग शादी के जोड़े में आते हैं। तो ये चाइल्ड मैरिज की समस्या है, तो ये किन के लिए है? उनके लिए नहीं है जो हमारे जैसे जो अच्छे सम मतलब बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समस्या नहीं है। उनके लिए समस्या है जिनके पास आगे बढ़ने के लिए आगे सोशल मोबिलिटी, आपकी मोबिलिटी के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो समस्या किनके लिए है? जो जिनके पास एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की कमी है, उनके लिए ये हो सकती है कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। तो चाइल्ड मैरिज की समस्या एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी से लिंक्ड है। मृत्यु भोज, तो ये जितने भी लोग हैं जिनके पास एजुकेशन अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिनके पास मृत्यु भोज करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इनका आजकल मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था जालौर में कि मृत्यु भोज न करने पे पूरे परिवार को पुजारियों पंडितों द्वारा बहिष्कार कर दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि सामाजिक समस्या उत्पन्न होगी उन परिवारों के लिए, क्योंकि वो सामाजिक बहिष्कार एक तरह से समस्या उत्पन्न हो गई उस समाज में, वहाँ पे रहने में लोग उन्हें राशन न दें और भी चीज़ें घटित हो रही थी। तो सामाजिक समस्या दो तरह की होती है मुख्यतः, एक सामाजिक समस्या जो पहले से मौजूद है और दूसरी सामाजिक समस्या जो सामाजिक रूपांतरण के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। तो जैसे नए नए समस्या उत्पन्न हो रही हैं कि ओल्ड पीपल, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, वो लोनली फील कर रहे हैं। वो फील कर रहे हैं कि वृद्ध व्यक्तियों का अकेलापन वो लोनली फील कर रहे हैं आजकल। ऐसा मतलब देखने में आया है कि आजकल सभी घर में कोई भी हो, बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी अपने मोबाइल फ़ोन में बिजी रहते हैं। तो और मोबाइल फ़ोन से जो पहले इंटरेक्शन होता था आपस में परिवार में, वो अब ज़्यादा इंटरेक्शन डिजिटल वर्ल्ड में हो रहा है। डिजिटल वर्ल्ड में हो रहा है तो इससे मतलब डिजिटल वर्ल्ड वृद्ध व्यक्तियों के लिए भी और हमारे लिए भी वही समस्या है जो वृद्ध व्यक्तियों के लिए ज़्यादा समस्या हो सकती है, चूंकि उनके लिए एक नई दुनिया है। तो जो सामाजिक रूपांतरण हो रहा है, तो जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसके फलस्वरूप वृद्ध व्यक्तियों में अकेलेपन की प्रवृत्ति भी देखी गई है। लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं लोग, और तो वृद्ध व्यक्तियों के अकेलापन का एक फैसेट है, एक रूप है। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वृद्ध व्यक्तियों का अकेलापन एक रूप है। उसके अलावा आप अनेक रूप देख सकते हैं, जैसे परिवार से उनके बच्चे दूर रहते हैं तो उनको अकेला रहना पड़ता है। तो अकेला रहना पड़ता है तो उन्हें सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है कि आप सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, एक हो गया डिजिटल, दूसरा हो गया व्यक्ति बाहर रह रहा है। व्यक्ति बाहर रह रहा है नौकरी की तलाश में। अगर वही स्थिति अगर लोकली अवेलेबल होती तो हो सकता है कि परिवार के साथ रहने का मौका मिलता और ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होती। तो सामाजिक समस्या अगर उत्पन्न होती है तो सोसाइटी उन पर सोसाइटी का रिएक्शन होता है। तो सोसाइटी का रिएक्शन
कब होता है? अब ये देखने के लिए हम देखते हैं कि किस तरह से सोशल प्रॉब्लम एक्ट करता है। तो सोशल प्रॉब्लम बेसिकली दो तरह के होते हैं, जो पहले से मौजूद हैं और जो बाद में पैदा होते हैं। जो पहले से मौजूद हैं उनके लिए आपको कुछ नहीं, तो एक्चुअली इसमें इसके लिए बहुत से, जैसे सती प्रथा था, तो सती प्रथा जो था उसमें राजा राम मोहन सिंगल व्यक्ति थे। उन्होंने सती प्रथा के अंत करने के लिए देखा कि ये गलत है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सती प्रथा के लिए एक समाज में इसके खिलाफ अवेयरनेस जागरूकता पैदा करने की कोशिश की। और जब जागरूकता पैदा करने की कोशिश की तो इसके बाद जो है स्टेट ने उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1828 ईस्वी में क्या बनाया, कानून बनाया इसके विरुद्ध, सती प्रथा के विरुद्ध। तो कानून बनाया तो ऐसा है कि जो व्यक्ति है वो जागरूकता पैदा करेगा, कानून बनाएगा, लेकिन कानून बनाने के बाद में हो, जब 200 साल पहले, ऐसा तो नहीं है कि कानून बन गया 200 साल पहले और सती प्रथा भारत की आज़ादी के बाद नहीं हुआ हो। अगर गूगल कीजिएगा कि कब लास्ट सती प्रथा हुआ होगा तो शायद शो कर देगा 1990 या किसी के आसपास। तो कहने का मतलब कि पॉलिसी बनाने के बाद भी उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। तभी जो पहले से, मतलब जो भी समस्याएं हैं वो पहले से अगर चल रही हैं तो उनके लिए आपको हमेशा आंदोलनरत होना पड़ेगा। एक सोशल मूवमेंट की जरूरत होती है, सामाजिक आंदोलन की जरूरत पड़ती है। और दूसरी तरफ जो समस्याएं जो हैं, जो नई नई उत्पन्न हो रही हैं, जैसे वृद्धजनों का अकेलापन एक हॉट टॉपिक है ये, तो इनके लिए आप एक तरह से सुझाव, कोई समाजशास्त्री सुझाव दे सकता है, समाज के लोग बैठ के आपस में सुझाव दे सकते हैं कि कैसे इसको विकराल समस्या बनने से बचाया जा सके। तो ये दो तरह की समस्याएं होती है। अगर सामाजिक रूपांतरण अगर सही नहीं है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अगर सही नहीं है, तो उसके लिए आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि क्या, कहाँ पे डिसरप्शन हो रहा है, कहाँ पे सामाजिक ताना बाना टूट रहा है और उसको कैसे जोड़ सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं, जो भी रिलेशनशिप है, सोशल रिलेशनशिप। तो एक्चुअली सोशल रिलेशनशिप भी 3 तरह के होते हैं। अब आपको मैं यहाँ शो कर दूं, सोशल रिलेशनशिप भी 3 तरह के होते हैं। सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध भी 3 तरह के होते हैं। एक पारिवारिक होता है जिसमें सभी का कमिटमेंट होता है। दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, मीन्स मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप का होता है कि इसमें दोनों पार्टी अपना अपना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ढूंढता है। और तीसरा होता है कंपलसरी, जैसे स्टेट और सिटीजन का रिलेशनशिप। इसमें आपको आप हाँ या ना नहीं बोल सकते, आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं। सोशल रिलेशनशिप, तो अगर यहाँ पे पारिवारिक है तो यहाँ पे सभी मेंबर का 100% कमिटमेंट होता है। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल है तो इसमें क्या होगा कि आपका जो रिलेशनशिप है, अगर मैं किसी को बिल्डिंग बनाने के लिए 100, मतलब मैं भी देखूंगा कि कम से कम मेरा खर्चा हो। अगर मैं एक कमरा बनाने के लिए किसी को टेंडर दे रहा हूँ तो मैं कम सोचूंगा कि 10 लाख के बजाय 8 लाख में एक कमरा बन जाए, या 2 लाख में, मतलब जितना मिनिमम हो सके मैं अपना फायदा देखूंगा और वो अपना फायदा देखेगा, जैसे टेंडर होता है। तो कंट्रेक्चुअल, तो इसमें है कि दोनों पार्टी जो है अपना अपना फायदा देखते हैं, 2 पार्टी अपना अपना फायदा देखेंगे। इसमें फायदे की बात नहीं, इसमें कमिटमेंट है। हर कोई अपना 100% कमिटमेंट देने के लिए रेडी होता है। कंपलसरी में राज्य जो कानून बनाएगा वो हर नागरिक पर लागू होगा, तो ये कंपलसरी है, इसमें आपके पास चॉइस नहीं होता। तो 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं। तो रिलेशनशिप अगर कमजोर हो रहा है तो पारिवारिक हो रहा है, तो पारिवारिक अगर कमजोर होगा तो ये या तो कंट्रेक्चुअल हो जाएगा, इसके चलते समस्या उत्पन्न हो रही है मोस्टली। इसके चलते अगर परिवार में ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप का रिलेशनशिप अगर हो जाए, लोग
आप आपसी भावना छोड़कर आपसी संघर्ष करने लगे कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूँगा, तो ये पारिवारिक समस्याएं को उत्पन्न करता है। तो एक्चुअली इसको अगर दूसरे तरीके से देखना चाहें तो बेसिकली कोई भी चीज़ समाज जो है 3 तरीके में सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। एक होता है नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब क्या? नॉर्म्स का मतलब होता है लोकाचार, बोलते हैं हिंदी में, लोकाचार। तो नॉर्म्स जो होता है, नॉर्म्स में आप बेसिकली नॉर्म्स और वैल्यू दोनों में अंतर आप पहले समझ लीजिए। नॉर्म्स और वैल्यू, वैल्यू मीन्स मूल्य। नॉर्म्स जो होता है वो होता है व्यवहार, आपका एक्चुअल व्यवहार, आप कैसे व्यवहार करते हैं। ये वैल्यू होता है कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, वैल्यू कैसे व्यवहार करना चाहिए, करना चाहिए। अगर आप देखें कि नॉर्म्स जो होता है, अगर मुझे बोला जाए कि आपको कॉलेज 10 बजे आना है, अब मैं आता हूँ 10:50 पे, 11 बजे, मतलब वैल्यू अगर समझना है तो अगर जैसे मेरे कॉलेज के टाइमिंग 10 बजे है और मैं और एक्चुअल व्यवहार में अगर आता हूँ 11 बजे, तो हमें हमें प्रिंसिपल सर डांटेंगे, वार्निंग देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नोटिस नोटिस देंगे, आदेश देंगे कि भाई आपको कारण बताइए क्यों लेट आ रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा है कि जब जब आपको समय दिया गया 10 बजे, आप आ रहे 11 बजे, तो व्यवहार जो है आपका वैल्यू से अलग हो गया, तब ये समस्या उत्पन्न करती है। तो अगर समस्याएं नहीं हैं तो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सभी चीज चल रही होंगी, तो समस्या होना ना होना अच्छी या बुरी बात एकदम से नहीं हो गई। समस्या अगर नहीं है तो भी अब जैसे नॉर्म्स, समस्याओं का अगर आपको विश्लेषण करना है तो ये 3 तरीके से कर सकते हैं। नॉर्म्स, अगर नॉर्म्स के बाद इंटरेस्ट, और उसके बाद सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी, अब मैंने बताया कि अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया कि सोशल रिलेशनशिप 3 तरीके होते हैं, पारिवारिक, कॉन्ट्रेक्चुअल और कंपलसरी। अगर आज का परिवार अगर टूट रहा है तो पारिवारिक रिलेशनशिप में क्या होता था, 100% कमिटमेंट होता था। तो अगर हम सभी अगर मिलकर 100% एक दूसरे का साथ देते हैं तो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है कि ये एक्सपेक्टेड है कि आप ऐसे ही व्यवहार करेंगे, सभी व्यक्ति एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे का देखभाल करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम अपना हित देखते हैं कि भाई हमारा हित परिवार में रहने में नहीं है, हमारा हित है अलग रहने में, तो क्या होगा कि हम अपना हित देखेंगे। जब हम अपना हित देखेंगे तो घर, एक ही परिवार में लोग अपना अपना हित देखने लगता है, तो फिर अपना अपना हित देखेगा कि मेरा बेस्ट इंटरेस्ट इधर है। मतलब सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन में एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। सेकंड पोजीशन में सभी एक ही परिवार के लोग अपना अपना हित देखने लगते हैं, ओवरऑल हित नहीं देखते हैं कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है। इससे क्या होगा कि समाज टूटेगा, वो अपने अपने तरीके से बिहेव करेंगे। कोई अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए कोई अपना अपना अलग अलग रास्ता चूज करेंगे, तो इसी तरह से हमारा परिवार टूट जाता है। तो इंटरेस्ट जो है, अगर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो परिवार टूटेगा। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि सही है गलत है, आपका अगर इंटरेस्ट, अगर आपके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट आपका इंटेंशन पर निर्भर करता है। अगर इंटेंशन सही है तो आप आपकी दिशा आपको जहाँ ले जाएगी वहाँ पे आपका आपका मतलब गोल अचीव होगा। तो अगर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करता है तो क्या होता है कि अगर सभी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करने लगे तो समाज तो बहुत टूट जाएगा। तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना कोई गलत बात तो ऐसा है नहीं, लेकिन कहने का मतलब इससे पारिवारिक सिस्टम टूटता है तो इससे सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। सामाजिक समस्या उत्पन्न होगी तो सोसाइटी रिएक्ट, सब्जेक्टिव मीन्स व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ। अब इसमें क्या होगा कि सब्जेक्टिविटी मीन्स जब इन सभी लोग अपना अपना हित देख रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी, तो
अब थर्ड लेवल पे है कि प्रॉब्लम अगर यहाँ पे रिजॉल्व नहीं होगा तो आप यहाँ पे सोसाइटी का रिएक्शन आपको मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे समाज को एक अपनी चेतना, सामाजिक चेतना का यहाँ पे इंटरवेंशन होना चाहिए। यहाँ पे हम इंटरवीन करेंगे, यहाँ पे हम हस्तक्षेप करेंगे कि क्या किया जाए कि सामाजिक समस्याएं सॉल्व हो। तो इस फ्रेमवर्क में आप कुछ भी मतलब जैसे मैंने बोला कि वृद्ध व्यक्तियों का अकेलापन, और वृद्ध व्यक्तियों का अकेलापन है तो पहले तो लोग साथ में रहते थे, परिवार जब खेती करते थे। अब जॉब करने जा रहे हैं, कोई अमेरिका कोई ब्रिटेन, तो क्या होगा तो सभी कोई अपने अपने इंटरेस्ट अगर देख रहा है तो ऐसी समस्याएं तो उत्पन्न, ऐसी समस्याएं अकेलापन का जो एग्जाम्पल है, ऐसा समस्याएं कब उत्पन्न होगा जब मुख्य रूप से शहरी समाज में। ग्रामीण समाज में कोई दादी है, कोई बूढ़ी है, वो अकेले भी रह सकती है क्योंकि उनका पूरा गांव जो है वो उनका परिवार होता है। तो वो कोई ना कोई मिलने आते रहता है, कोई ना कोई हाल चाल पूछते रहता है। तो वो चीज़ें मतलब शहरी क्षेत्रों में ये प्रॉब्लम होगा जब जब इस शहरी क्षेत्र में जब जब एजुकेशन पहुंचेगा, जब सभी लोग अपने इंटरेस्ट को, अपने हित के प्रति जागरूक हो जाएंगे और और जाहिर है कि अगर लोकली अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो बाहर चले जाएंगे नौकरी करने के लिए, तो उससे समस्याएं तो उत्पन्न होगी, वृद्धजन अकेले हो जाएंगे। तो उसमें क्या है कि अब हस्तक्षेप करने के नाम पर अगर आप देख सकते हैं कि ओल्ड एज होम भी शहरी क्षेत्र में खुल रहे हैं, तो ये जरूरत है। अब ऐसे संस्थाएं होनी चाहिए, नहीं तो अब वृद्ध व्यक्ति खुद आपस में तो देखभाल नहीं कर सकते, उनके लिए कोई केयर करने के लिए कोई संस्था जैसे ओल्ड एज होम चाहिए होता है। तो कहने का मतलब कि सोसाइटी रिएक्शन देगी, हस्तक्षेप करेगी और उस चीज को मेंटेन करने की कोशिश करेगी जो ट्रैक से बाहर हो गया। तो बेसिकली सामाजिक समस्याएं मैंने बताया कि दो तरह की हो सकती हैं, जो पहले से मौजूद हैं, इनके लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहना पड़ेगा। जैसे चाइल्ड मैरिज, मृत्यु भोज, इनके लिए आप कानून बना दीजिएगा तो खत्म नहीं हो जाएगा। इनके लिए आपको लगातार जागरूकता फैलानी होगी। जैसे डॉरी है, तो डॉरी क्या है? दहेज जो है किन चीजों के कारण है? एक तो आयोजित विवाह, सब आप जब आयोजित विवाह कीजिएगा तो आप अपना अपना इंटरेस्ट देखिएगा कि हमारा बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, मीन्स इस टाइप का कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। और इसको सोचिएगा कि इसमें मतलब और बेस्ट इंटरेस्ट उसमें क्या होता है कि आप डॉरी सिस्टम, अधिकतर लड़के ही मतलब अपर हैंड पर रहते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर इसमें एक तो आयोजित विवाह है और दूसरा है गर्ल्स एजुकेशन। और गर्ल्स एजुकेशन अगर लड़का से ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो हो सकता है कि आयोजित विवाह हो लेकिन ये डॉरी की समस्या खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब कि आपको देखना है कि डॉरी है तो किस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। नॉर्म्स क्या है? लोकाचार में समाज में क्या हो रहा है, तो डॉरी का एग्जांपल लें तो ये क्या हो रहा है कि आयोजित विवाह है, उसमें अगर देखा जाए विशेषता तो उसमें लड़कियां कम पढ़ी लिखी होती हैं। जब तक ये कंडीशन मेंटेन रहेगा, एक भी कंडीशन अगर खत्म होता है तो ये डॉरी सिस्टम कमजोर होगी। तो उसी के अनुसार आप दो तरह के हैं। इसके लिए आपको निरंतर आपको महान व्यक्ति एक होते हैं, जागरूकता पैदा करते हैं, कानून बनता है, फिर भी मतलब बाद में जूझना पड़ता है समाज को सामूहिक रूप से। और दूसरी जो नई नई समस्या आ रही है, आप उसके लिए समाज शास्त्री या सोशल वर्कर या और भी जागरूक लोग सुझाव दे सकते हैं कैसे टैकल करना है। तो इसको आप रोकथाम कर सकते हैं जो नई नई समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इसके लिए भी जागरूकता अनिवार्य है। अगर आप जागरूकता से ही आप सामाजिक समस्याओं को रोक सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं या अंत कर सकते हैं। तो मेन सोशल अवेयरनेस इज द की टू द सोशल प्रॉब्लम। सो बेसिकली अब हम बात करेंगे कि सोशल प्रॉब्लम जो है इसका आधार क्या है। इसका आधार है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक रूपांतरण। सामाजिक रूपांतरण जब आधार है
तो ये सामाजिक रूपांतरण किन फोर्सेस के द्वारा होता है, किन ताकतों के द्वारा सामाजिक रूपांतरण हमारे समाज में हो रहा है? तो दो तरह की ताकतें मुख्यतः हम देख सकते हैं। एक होता है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, दो तरह की ताकतों के द्वारा होता है। बेसिकली पहला ताकत है आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता, आधुनिकता इंग्लिश में मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। दूसरा है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स क्रांति। तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक आधुनिकता और दूसरा क्रांति, रेवोल्यूशन। तो मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, आधुनिकता क्या होता है? आधुनिकता में अगर आधुनिकता आ रही है तो क्या क्या आएगा इसके साथ साथ? शिक्षा, साक्षरता दर बढ़ेगी, साक्षरता दर बढ़ेगी, ठीक। उसके बाद पॉलिटिकल, राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी। उसके बाद क्या होगा? शहरीकरण बढ़ेगा, शहरीकरण बढ़ेगा, शहरीकरण बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा? लोग नौकरी करने के लिए दूर जाएंगे, तो देश विदेश भ्रमण, नौकरी है तो देश विदेश भ्रमण, लोग एक दूसरे के कल्चर से वाकिफ होंगे, और जब वाकिफ होंगे एक तरह से सहानुभूति होगी एक दूसरे के प्रति, सहानुभूति, सेंसिबिलिटी, एक दूसरे को समझेंगे। तो ये मॉडर्नाइजेशन है। मॉडर्नाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लिटरेसी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अर्बनाइजेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड एम्पैथी। अब जब ये चीजें, जब ये करंट दौड़ रहा है हमारे समाज में आधुनिकता का, तो उससे नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जो पहले ही से समस्याएं थी, जैसे चाइल्ड मैरिज जो पहले से थी, डॉरी सिस्टम पहले से थी, वो सती प्रथा पहले से थी, उसके लिए तो आंदोलन चल रहा है, उसके लिए आपको लगातार संघर्षरत रहना पड़ेगा। लेकिन ये जो आधुनिकता के चलते और क्रांति के चलते जो नए नए समस्याएं, मतलब सामाजिक रूपांतरण होगा इनके चलते, और नई नई समस्याएं उत्पन्न होगी। जैसे अगर एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको शो करें, तो राजनीतिक भागीदारी है ना। तो अगर राजनीतिक भागीदारी का एग्जाम्पल आपको शो करें, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर देखें एग्जाम्पल के तौर पे राजनीतिक भागीदारी कैसे काम करता है। अगर हमारा देश आज़ाद हो गया, अब देख सकते हैं कि अब अधिकतर जो नॉर्थ इंडिया में पार्टियां हैं या कोई नेता बनता है, तो वो पहले कोशिश करता है कि हम कास्ट का नेता बने, कास्ट लीडर। चूंकि हर को वोट का अधिकार मिल गया है, तो जिसकी जितनी संख्या भारी है उसका उतना हिस्सेदारी, तो ये कास्ट लीडर होते हैं, सबसे पहले बनते हैं। तो कास्ट लीडर क्या बनता है? उसके बाद ये पार्लियामेंट जाते हैं, एमपी जाते हैं, पार्लियामेंट में एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं। तो कास्ट लीडर में क्या मतलब, ये इम्पोर्टेंट, अब चूंकि राजनीतिक भागीदारी बढ़ गई है, तो इसमें क्या होता है कि कास्ट का जो नेता होता है वो मोबिलाइज करता है, वो अपने लोगों को मोबिलाइज करता है। तो कैसे करेगा? एक होता है, तीन तरह का मोबिलाइजेशन होता है। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर मोबिलाइजेशन मीन्स मोबिलाइज करना, मीन्स समूहित करना, समूह में इकट्ठा करना। तो इसमें क्या करें कि लोकल जो नेता है, लोकल जो
और लोकल जो डोमिनेंट लोग हैं वो क्या करेंगे, इसमें इसमें मुख्य रूप से ये जो पहले से डोमिनेंट है वो क्या करेंगे कि जो जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको मदद करेंगे, मदद के नाम पे सहानुभूति बटोरेंगे और उसको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये वे लोग करते हैं जो खासकर अपर कास्ट के लोग हैं मान लीजिए, तो वो लोअर कास्ट के को ऐसा प्रतीत होंगे कि उनके हम हमदर्द हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपको कोई भी कष्ट है, कोई भी लड़ाई झगड़ा है तो हम हमारे पास आइए, हम आपको दूर करेंगे। तो ये हो सकता है कि अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये वर्टिकल मोबिलाइजेशन, मतलब ऊपर ऊपर वाला जो डोमिनेंट पोजीशन पे है वो नीचे वालों को वादा करता है और अपना सिंपैथी और उनका काम करता है और उनका इंटर्न वोट ले लेता है। दूसरा दूसरा कास्ट के नेता, मतलब अगर उसी जाति के नेता हैं तो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन, हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन, हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन में क्षैतिज समूहीकरण। अब इसमें है कि कास्ट का नेता ही अपने कास्ट के लोगों को गाइड करता है। तो इसमें क्या होता है कि कास्ट लीडर बनने में सहूलियत होती है। तो अल्टीमेटली क्या है कि पहले जाति का नेता बनना है, उसके बाद पार्टी का नेता बनना है, उसके बाद एमएलए एमपी बनना है। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल में, जाति का नेता बनिए, पार्टी का नेता बनिए, एमएलए एमपी बनिए। इसमें क्या होता है, इसमें अपर कास्ट के लोग रहते हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में रहेंगे और अपना फायदा दिखने के लिए और वोट बैंक बनाने की कोशिश करेंगे। और थर्ड होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डिफरेंशियल, मतलब विभिन्न, डिफरेंशियल मीन्स, डिफरेंशियल मोबिलाइजेशन मीन्स विभिन्न तरीकों से, विभिन्नताएं द्वारा समूहीकरण। तो मोबिलाइजेशन, तो डिफरेंशियल मोबिलाइजेशन में क्या होगा कि जो नेता है वो एक्चुअली यहाँ पे तो अपर कास्ट का नेता काम कर रहे थे वादा कर करके वोट बैंक बनाने के, यहाँ पे उसी जाति का नेता काम करता है, कास्ट लीडर बनता, पार्टी लीडर बनता, एमएलए एमपी बनता। यहाँ पे क्या होता है कि पार्टी दो तरीकों से काम करती है। अगर इंडिविजुअल को, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी, तो इंडिविजुअल को अगर खींचना है तो कोई ना कोई मुद्दा, इशू को लेकर प्रचार करेगी। अगर उस ग्रुप को खींचना है तो क्या करेगी कि उस क्षेत्र में जिस ग्रुप का जाति का डोमिनेंस है वो उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करेगी। तो आधुनिकता के चलते किस तरह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, विभिन्न जातियों का किस तरह से इंपॉर्टेंस बढ़ गया है कास्ट लीडर का, तो देख सकते हैं कि आधुनिकता नए नए अपॉर्चुनिटी भी देती है और सामाजिक समस्याएं अगर है तो अपॉर्चुनिटी के साथ साथ समस्याएं भी आती हैं। अपॉर्चुनिटी प्लस प्रॉब्लम, इसी को बोलते हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर अपॉर्चुनिटी है तो प्रॉब्लम भी है। तो एक्चुअली ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा कास्ट लीडर पार्टी लीडर बनता है, पार्टी लीडर एमएलए एमपी बनता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागीदारी का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो ये है सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं अब सामाजिक समस्या जो है, अब ये प्रोसेस जो है आधुनिकता का वो बहुत ही समय से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है, 100 साल से धीरे धीरे चल रहा है। तो कोई भी एक्टिविटी अगर धीरे धीरे चलती है तो कोई भी प्रॉब्लम जो है समाज भी अपना धीरे धीरे निकाल लेता है। लेकिन कोई भी समस्या अगर अचानक आ जाए तो उसका हल निकालना मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब कि रूपांतरण के साथ साथ उसको हल करने का, सामाजिक समस्याएं को हल करने का जो रिस्पॉन्स है वो भी समाज की तरफ से आता है। अब हम इसी को अगर देखा जाए तो दो तरह का मॉडल मैंने बताया, मॉडर्नाइजेशन आधुनिकता का मॉडल और दूसरा मॉडल है क्रांति। तो इसमें
ये प्रोसेस है। आधुनिकता धीरे धीरे चलेगा और समस्याएं उत्पन्न होगी और अपने आप समस्याओं का, जैसे राजनीतिक भागीदारी, वो अपने आप इसका आधुनिकता के चलते जो राजनीतिक भागीदारी का मतलब ये अपने आप सोल्यूशन ढूंढ लेगा। लेकिन इसमें आपको किसी की महान आदमी की हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्रांति में क्रांति लाने के लिए एक महान व्यक्ति चाहिए, लीडर। तो लीडर बोलेगा कि भाई साहब क्रांति की जरूरत है कि समाज में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है। तो व्यक्ति द्वारा शोषण, एक व्यक्ति द्वारा शोषण जब ऐसा है, इसको रोकने के लिए कोई ना कोई आना चाहिए। तो यह है दूसरा मॉडल क्रांति का। और क्रांति का जो मॉडल है इसको बोलते हैं कार्ल मार्क्स मॉडल। ठीक है। तो अब देखेंगे कि कार्ल मार्क्स जो बोलते हैं कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन चाहिए जिसमें न क्लास हो, न क्लासलेस और स्टेटलेस, न उसमें क्लास हो, सब बराबर हो। तो ऐसा तो होता नहीं है। देखा जाए तो कोई ना कोई इकोनॉमिकली पावरफुल होता है, कोई ना कोई पॉलिटिकली पावरफुल होता है। लेकिन एक यूटोपियन जो उन्होंने एक सोचा था कि एक आदर्श समाज कैसा हो तो जिसमें व्यक्ति द्वारा शोषण ना हो। तो सोशल प्रॉब्लम बेसिकली हमने देखा कि दो जो सोशल प्रॉब्लम का जो जड़ है वह सोशल ट्रांसफॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है। या तो धीरे धीरे आधुनिकता के चलते हो, और आधुनिकता के चलते होगा तो वो अपना सोल्यूशन, अगर प्रॉब्लम है तो अपने आप ढूंढ लेगा। अगर प्रॉब्लम मतलब व्यक्ति द्वारा शोषण है तब यहाँ पे मार्क्स मॉडल अप्लाई होगा। मार्क्स बोलता है कि क्रांति की जरूरत है जिसमें न कोई उच्च नीच होगा, न कोई राज्य होगा, सब कम्युनिटी मतलब अपना निर्णय मतलब कम्युनिटी अपना मतलब उसमें ना उच्च नीच होगा ना राज्य होगा। तो कहने का मतलब कि उसमें एक वर्ड आता है, मतलब वहाँ की जनता कम्युनिटी अपना निर्णय, अपना भाग्य का फैसला खुद करेगी। तो ये चूंकि यूटोपियन है, ये ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल हुआ नहीं, इसका फेलोर ज़्यादा है, फेलोर रेट इज हाई इन दिस केस। सो सोशल प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दिया कि सोशल प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया। लेकिन दूसरी समस्या ये है कि सोशल प्रॉब्लम्स जो होता है आधुनिकता है, तो इसका इंडियन सोसाइटी में कैसे देख सकते हैं। एक होता है वर्ड आता है संस्कृतिकरण और दूसरा वर्ड है, इसको बोलते हैं संस्कृताइजेशन। संस्कृतिकरण जो है, और इसको श्रीनिवास, एमएन श्रीनिवास है एक हमारे, एमएन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण को बताया है कि संस्कृतिकरण क्या है कि छोटी जातियों द्वारा ऊपरी जातियों के रहन सहन के रहने के तरीकों का अनुकरण करना, संस्कृतिकरण कहलाता है।
तो इसमें क्या करती है कि एक लोअर जाति जो होती है, छोटी जाति जो होती है, सोचती है कि अगर हम अपर कास्ट के तरह रहेंगे, उनके तरीकों से रहेंगे, तो हो सकता है कि हमारे कास्ट का पोजीशन ऊपर चला जाए। तो वो हो सकता है कि अब जो जो अपर कास्ट में होती है, जैसे विधवा पुनर्विवाह की मनाही है, तो विधवा पुनर्विवाह नहीं करेंगे। आ, आ, मांस मछली नहीं खाएंगे, फिर से शराब नहीं पिएंगे। तो ये जो एक्टिविटी है, फिर जनेऊ धारण करेंगे। तो तो ये होता है संस्कृतिकरण। इसमें आकांक्षा होती है छोटी जातियों की कि हम ऊपरी जातियों की तरह अगर ऊपरी जातियों के रहने के तरीकों को अपना लेंगे तो हमारी कास्ट की जो पोजीशन है वो ऊपर चली जाएगी। तो ये है, मतलब क्या है, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सामाजिक रूपांतरण हो रहा है। लेकिन किस तरीके से हो रहा है? ये हो रहा है अपने देश में, मतलब अपने देश की संस्कृति को देख कर हो रहा है। मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं, ये होता है, मतलब ये बोलते हैं कि इंडोजेनस मीन्स देश के अंदर के जो करंट है, मतलब जो देश के अंदर जो हमारा करंट है उसके फलस्वरूप हो रहा है। इसका इम्पैक्ट मतलब कोई बाहरी देशों का हाथ नहीं है, यह अपने देश के अंदर का हो रहा है बात। अगर बाहरी देशों का हाथ आ जाएगा तो उसको बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण। वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण। इसमें क्या होगा पश्चिमीकरण में? पश्चिमीकरण को मीन्स पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारतीय संस्कृति पे, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज पर। ये कुछ नहीं, बस ये इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि आधुनिकता का भारतीय रूप ही पश्चिमीकरण है, वेस्टर्नाइजेशन। आधुनिकता जब भारतीय समाज में आ गई तो उसको बोलते हैं पश्चिमीकरण। ठीक, तो ये रूपांतरण हो रहा है, सामाजिक रूपांतरण। इसको याद रखिए कि सामाजिक रूपांतरण दो तरीके से होता है। एक तो आधुनिकता के चलते होता है, और दूसरा होती है जब कोई ना कोई लीडर, कोई ना कोई महान नेता हस्तक्षेप करे और क्रांति लाए, और वो क्लेम करे कि समाज में व्यक्तियों द्वारा शोषण नहीं चलेगा। लेकिन ये बहुत रेयर है, शोषण तो हमेशा चल रहा है, हम सभी तो बराबर हो नहीं सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा, जिस भी डायमेंशन में सोचा गया, लेकिन पॉसिबल अभी तक तो हुआ नहीं है। थैंक यू।